वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 4 रहेगा। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आप चाहे खुद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसमें हम देखेंगे कि सर पार्ट्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं। बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू कर देते हैं, टीचर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उन्हें यही नहीं समझ आता कि सर पार्ट, आर्टिकल और शेड्यूल्स के अंदर अंतर क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इन तीनों चीजों के बारे में, पार्ट जिसे हिस्से कहते हैं, आर्टिकल जिसे अनुच्छेद कहते हैं, शेड्यूल्स जिसे हम लोग अनुसूचियां बोलते हैं, इनके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। ये हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 वीडियो और बना चुका हूं। पार्ट 1 1 घंटा 4 मिनट की थी, जिसमें हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखी कि सर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। सेकंड वीडियो के अंदर आपको देखना है नेशनल इंसिग्निया। थर्ड वीडियो के अंदर आप लोगों को देखना है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और ये 4th वीडियो है जिसमें पार्ट, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स देखेंगे। इसके बाद जितने भी मेरे पेड मेंबर हैं मैं उनको 50 MCQ दूंगा, और ये 50 के जो 50 MCQ है पहली 4 वीडियो के ऊपर रहेंगे। मतलब क्या है, लाइन वाइज पहले चारों वीडियो देखो, उसके बाद 50 MCQ भेजूंगा, उनको करो, 4 वीडियो बिल्कुल पक्की होगी। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, सबसे पहले हम लोग को डिफरेंस देखना होगा। देखिए, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। हमारे संविधान को क्या किया गया, एडॉप्ट किया गया। एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब भारत का संविधान एडॉप्ट किया गया था उस समय उसमें 395 आर्टिकल्स थे। पहले याद रखना, ओरिजिनल संविधान के अंदर टोटल कितने आर्टिकल्स थे, जिसे हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। तो ओरिजिनल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे। 22 पार्ट्स थे जिसे हिस्से बोलते हैं या भाग बोलते हैं ओरिजिनल संविधान में। 8 शेड्यूल्स थे जिसे अनुसूचियां बोलते हैं। ठीक है जी, अब पहले मैं आपको समझाता हूं कि आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल होते क्या है। मान लीजिए आपकी एक बुक है जिसको हम SST की बुक मान लेते हैं। ये SST की एक बुक है। SST बुक के अंदर 3 जो है चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है छोटी क्लासों में। एक में पॉलिटी, नागरिक शास्त्र, एक में हिस्ट्री जिसको इतिहास कहते हैं, और एक में ज्योग्राफी जिसको भूगोल कहते हैं। तो ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को हम अपनी SST की बुक के अंदर बोलते हैं यूनिट। क्लियर होगी बात। अब जो यूनिट है उसे संविधान के पार्ट्स के बराबर रख दो। यानी कि जैसे SST में 3 यूनिट हो गए, कौन से, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान में वो यूनिट क्या बन जाते हैं, पार्ट्स बन जाते हैं। अब हर एक यूनिट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, चैप्टर होते हैं। पॉलिटी के अंदर 5-7 चैप्टर होंगे, हिस्ट्री के अंदर 5-7 चैप्टर होंगे, ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर होंगे। इन चैप्टर्स को रिप्लेस कर दो संविधान के आर्टिकल से। क्लियर होगी बात। इसका मतलब क्या है, संविधान एक नॉर्मल बुक की तरह है जिसके अंदर जो यूनिट है वो पार्ट बन गए, जिसके अंदर जो चैप्टर है उन्हें हम लोगों ने क्या बोल दिया, आर्टिकल बोल दिया। क्लियर होगी बात के नहीं होगी। अब सर शेड्यूल्स क्या होते हैं, जिनको शेड्यूल्स भी बोल देते हैं। शेड्यूल्स बेसिकली हमारे संविधान के अंदर एट प्रेजेंट 12 है। जब बना था तब 8 थे, एट प्रेजेंट 12 है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स के बारे में बताया गया है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स के बारे में बताया गया है जिनका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल्स में नहीं मिलता। यानी कि इसमें वो सारी बातों के बारे में बताया गया है जिनका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल्स के बारे में नहीं मिलता। सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया। एक किताब है SST की, उसमें 3 यूनिट है, मान लो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। यूनिट हो गए हमारे पार्ट्स के बराबर, हिस्सों के बराबर। हर एक यूनिट के अंदर चैप्टर होते हैं, वो चैप्टर बन गए आर्टिकल। हर एक बुक के लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती है, उसे हम लोग शेड्यूल्स बोलेंगे। क्लियर होगी बात क्या नहीं होगी। तो जब भाई संविधान बना था उस समय हमारे पास 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स यानी कि भाग थे, 8 शेड्यूल यानी कि अनुसूचियां थी। एट प्रेजेंट यानी कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मान के चलेगा जून 2020, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, अब इस समय हमारे पास लगभग 468 आर्टिकल्स हैं। अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग आर्टिकल्स लिखे मिलेंगे। ठीक है,
एट प्रेजेंट हमारे पास 468 आर्टिकल्स हैं। अगर बिल्कुल क्लियर कट लीगल सोर्स देखें तो दिसंबर 2019 में जो डाटा आया था गवर्नमेंट का, उसमें उन्होंने 448 आर्टिकल बताए। उसके बाद बढ़ते बढ़ते एट प्रेजेंट हमारे पास कितने आर्टिकल हो चुके हैं? 468 आर्टिकल हो चुके हैं। कई जगह 448 मिलेगा, कई जगह 471 मिलेगा, कई जगह आपको 469 मिलेगा। सब पे काटा मार देना। आपको याद रखना है कि एट प्रेजेंट हमारे पास 468 आर्टिकल है। ये बहुत रेयर ऑफ रेयर है कि आपसे पूछ ले कि एट प्रेजेंट कितने आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल के बारे में भी थोड़ी सी दुविधा है। कुछ आर्टिकल गिने जाते हैं, कुछ आर्टिकल नहीं गिने जाते। तो अगर पार्ट्स पूछे, एट प्रेजेंट हमारे पास 25 पार्ट्स हैं। ओरिजिनल संविधान में 22 पार्ट्स थे, एट प्रेजेंट हमारे पास कितने हैं? 25, यानी कि 3 इंक्रीज हो गए। ओरिजिनल संविधान के अंदर 8 शेड्यूल थे, जो अब बढ़ के कितने हो चुके हैं? 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। क्लियर होगी? ओके है। तो क्वेश्चन पूछा जाए एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन, कि जब संविधान को अडॉप्ट किया गया था उस समय कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल थे? 395। कितने भाग थे, कितने हिस्से थे? 22। कितनी अनुसूचियां थी? 8। एट प्रेजेंट कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल है? 468। एट प्रेजेंट कितने पार्ट हैं? 25। एट प्रेजेंट कितने शेड्यूल हैं, अनुसूचियां हैं? 12। क्लियर होगी बात? ओके है, ठीक है, ठीक है जी। इसमें बस 448 आर्टिकल्स मैंने लिख दिए। ये 2019 दिसंबर का लीगल डाटा है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट आज के टाइम के अकॉर्डिंग 468 है। आई होप ये बात समझ गई होंगी। इस समय संविधान के अंदर लगभग 104 अमेंडमेंट है। याद रखना, इस समय संविधान के अंदर लगभग 104 अमेंडमेंट है। यहां पे ठीक कर लेना, 103 नहीं है। इस समय भारत के संविधान के अंदर 104 अमेंडमेंट है, ये याद रखना। क्लियर है? ये भी 103 जो अमेंडमेंट है, ये डाटा जो है मान के चलिए जनवरी 2019 तक का था। एट प्रेजेंट मान के चलो लगभग 104 अमेंडमेंट है। ठीक है जी, तो सारी बात क्लियर होगी। एट प्रेजेंट कितने आर्टिकल है? 468। कितने पार्ट्स हैं? 25। कितने शेड्यूल्स हैं? 12। कितनी अमेंडमेंट है? लगभग 104 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब बदलाव। अब बदलाव क्या होता है? अब ये स्टार्टिंग का संविधान है, ये वाला 395 बाई 60। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है या इसमें से कुछ डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो आपको संविधान में संशोधन यानी कि बदलाव करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? तो अमेंडमेंट बेसिकली क्या है? संविधान में किया गया बदलाव, संविधान में किया जाने वाला संशोधन, उसे अमेंडमेंट कहते हैं। तो एट प्रेजेंट हमारे पास लगभग 104 के करीब अमेंडमेंट है। क्लियर होगी? ये बात सारी यहीं पे लिखी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो चीफ आर्किटेक्ट थे यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे? डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो इस पूरी स्लाइड में सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगा कि ओरिजिनल संविधान के अंदर कितने आर्टिकल थे? 395। ओरिजिनल संविधान में कितने पार्ट्स थे भाई? कितने शेड्यूल थे? 8। एट प्रेजेंट 468 आर्टिकल, एट प्रेजेंट 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड अराउंड 104 अमेंडमेंट्स यानी कि बदलाव। कई जगह अमेंडमेंट आपको 123, 124 लिखा मिलेगा। भाइयों बख्श दो उन्हें, वो अमेंडमेंट बिल नंबर है, अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट का बिल नंबर है। याद रखिए 104 के करीब अमेंडमेंट है सिर्फ अभी। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली हमारे पास 8 ही अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स थी। ठीक है, उसके बाद 4 शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियों को अलग अलग समय पर अलग अलग बदलाव के तहत, अलग अलग अमेंडमेंट के तहत जो है संविधान के अंदर ऐड किया गया और एट प्रेजेंट हमारे पास 12 शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां हो गई हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं आपको शेड्यूल्स ऐड करने का, याद रखने का एक बहुत ही सरल ट्रिक बताने वाला हूं। बस उसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एक लाइन याद रखनी है, TEARS, टीयर्स मतलब आंसू। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये हो गए टीयर्स पहले 5 यानी कि आंसू, ऑफ यानी कि ये किसके टीयर्स हैं? ओल्ड यानी कि बूढ़े, पीएम मतलब प्रधानमंत्री। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। मैंने आपको एक जो पॉलिटी का मॉड्यूल दे रखा है उसमें ये ट्रिक लिखी हुई है, इसके हिसाब से चलना है। एक्स्ट्रा बातें मैं बताता चलूंगा, साथ में नोट कर लेनी है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। चलिए ठीक है जी, सबसे पहले पहला शेड्यूल देखते हैं जो कि हमारी ट्रिक कहती है कि टी से स्टार्ट होगा।
फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है यूनियन, स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि यहां पर वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कहना क्या चाहता है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बताया गया है इसमें भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेखनीय मिलता है। यूनियन जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ, ठीक है, स्टेट जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य, टेरिटरीज यानी कि केंद्रीय शासित प्रदेश, केंद्रीय शासित प्रदेश। तो इसमें पता चलता है कि हमारे देश के अंदर कितने संघ, कितने राज्य, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। अब याद रखिए एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्रीय शासित प्रदेश है। पूरा मैं आपको हिस्ट्री बताने वाला हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा इस मैप के अंदर 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं। पूरा इतिहास बताऊंगा, कॉपी पेन लेके समझ लीजिए। सबसे पहले याद रखना है कि भाई आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए थे। आजादी के बाद भारत की जो पहली यूटी यूनियन टेरिटरी बनी थी वो थी अंडोमान एंड निकोबार। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद भारत का पहला केंद्रीय शासित राज्य कौन सा था, तो वो था अंडोमान एंड निकोबार। एट प्रेजेंट 8 है और 28 स्टेट्स हैं। जरा ध्यान से मेरी बात को समझ लेना है, उसके बाद आपको एक एक चीज पूरी क्लियर हो जाएगी कि क्यों है क्या नहीं है। अगस्त 2019 तक सब कुछ ठीक था। अगस्त 2019 तक क्या था, भारत में 29 स्टेट्स थी अगस्त 2019 तक, ठीक है, और 7 यूटी थी। लंबे समय से यही चलता आ रहा था, लेकिन लगभग 5-6 अगस्त को आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 आर्टिकल 370 को हटाया गया और जम्मू एंड कश्मीर में से आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और एक जम्मू एंड कश्मीर का एक हिस्सा बना लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर खुद, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था उस समय और स्टेट के 2 हिस्से करके एक लद्दाख बनाया, एक जम्मू एंड कश्मीर, और दोनों को यूटी का दर्जा दे दिया, यानी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले 7 यूटी थी, 2 यूटी और आ गई, तो हमारे पास टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज होगी, तो हमारे पास टोटल होगी जी 9 यूटी। उस समय 29 स्टेट्स थे, एक स्टेट का दर्जा खो लिया गया तो कितनी स्टेट बची, 28। क्लियर। तो भाई अगस्त 2019 में ये सारा क्राइटेरिया हुआ, ये सारा जिसको हम पंजाबी में कहें ये सारा प्रोग्राम हुआ। तो अगस्त 2019 तक हमारे यहां 28 स्टेट्स थी, फिर प्लस 9 यूनियन टेरिटरीज थी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को मिलाकर। उसके बाद 26 जनवरी, डेट याद रख लेना, ये 26 जनवरी 2020 को फिर से एक प्रोग्राम चला। 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ, हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज थी अलग अलग। एक यूनियन टेरिटरी का नाम था दमन एंड दीव, अभी मैप पे भी दिखाऊंगा, दमन एंड दीव, और एक यूनियन टेरिटरी थी हमारी दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगरा हवेली। क्लियर होगी बात। 26 जनवरी 2020 को हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया, मतलब दादर एंड दीव, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली को जो 2 यूनियन टेरिटरी थी उनको मिलाकर एक बना दिया। तो भाई जी 26 जनवरी 2020 के बाद जो पहले 9 यूटी थी 2 एक बन गई, तो अब पीछे यूनियन टेरिटरी कितनी बची, 8 यूनियन टेरिटरी बची। तब से लेकर अब तक इंडिया में 28 स्टेट्स हैं जी, प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्लियर होगी बात। 8 यूटी कौन कौन सी हैं वो भी बताऊंगा। क्या याद रखना है, अगस्त 2019 तक 29 स्टेट 7 यूटी थी। लगभग 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 हटाएगी और जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में विभाजन किया गया, एक बना लद्दाख, एक बना जम्मू एंड कश्मीर, और दोनों को यूटी बना दिया गया। वहां से 7 यूटी में 2 और ऐड होगी, 9 यूटी बन गई। 29 स्टेट में से एक स्टेट चली गई, 28 स्टेट बची। क्लियर होगी। 26 जनवरी 2020 को हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज थी, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया, तो 9 यूटी की जगह 8 यूटी हो गई। समझ में आ गई बात के नहीं आ गई। तो एट प्रेजेंट 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब वो 8 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं, एक है जी हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है चंडीगढ़ जो पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल है, फोर्थ है दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल रीजन भी है, 5वीं होगी दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली,
ये क्वेश्चन करंट में बन सकता है कि रिसेंटली कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज किया गया, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, 26 जनवरी 2020 को। क्लियर, ओके होगी बात। छठी है हमारे पास लक्षद्वीप, सातवीं है हमारे पास पुडुचेरी, यहां पर पड़ती है वो तमिलनाडु में, ठीक है, और 9th है हमारे पास अंडोमान एंड निकोबार, यहां पर। ज्यादा कलरफुल तरीके से देखना है तो यहां से देखो, ये हिस्सा हमारा पूरा लद्दाख है, ये हिस्सा पूरा लद्दाख है, ठीक है। और एक चीज, चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 8 यूटी में से कौन सी ऐसी यूटी है जो एरिया वाइज सबसे बड़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज बिगेस्ट। अगर आपने ज्योग्राफी की वीडियो देखी है तो उसमें एक्सप्लेन किया है कौन सी यूटी ऐसी है जो एरिया वाइज सबसे बड़ी है। ये लद्दाख होगी, ये जम्मू एंड कश्मीर यानी कि दूसरी, ठीक है। यहां पर दमन एंड दीव था, दमन यहां था, यहां दीव था, इसको मिक्स करके एक बना दिया 3। यहां पर अरब सागर में लक्षद्वीप, यहां पर 5वीं पुडुचेरी, क्लियर होगी। छठी हमारे पास होगी अंडोमान एंड निकोबार, यहां पर 7वीं चंडीगढ़ और 8वीं दिल्ली। तो इस हिसाब से ये 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर। आई होप आपको एक एक चीज क्लियर होगी। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट ताकि आपको एक एक चीज पूरी पता चल जाए कि कब क्या हुआ। अच्छा, और भी बातें बताऊंगा जो पेपर के लिए जरूरी है, ठीक है। अभी हमने 8 यूटी के बारे में पढ़ा, यूटी और स्टेट के बारे में हम लोग को शेड्यूल 1 के अंदर पता चलता है, अनुसूची 1 के अंदर पता चलता है। इन 8 में से 3 ऐसी यूटी हैं, याद रख लो, इन 8 में से 3 ऐसी यूटी हैं। एक दिल्ली, दूसरी जम्मू एंड कश्मीर, तीसरी पुडुचेरी, तीसरी आपकी पुडुचेरी। इन तीनों के अंदर सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। बाकी सब जगह, बाकी यूटीज में सीएम नहीं होता। सीएम होने का मतलब क्या है, यहां पर एक लेजिस्लेचर असेंबली होगी। लेजिस्लेचर असेंबली जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विधानसभा। विधानसभा बेसिकली स्टेट के अंदर होती है, यूटी के अंदर नहीं होती। तो ये एक्सेप्शन है। तो कौन सी 8 में से 3 यूटीज के अंदर आपके पास अपनी लेजिस्लेचर पाई जाती है। तो अपनी लेजिस्लेचर पाई जाती है 3 यूटीज के अंदर, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, यानी कि यहां पर सीएम होंगे। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले हमारे पास सेकंड शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल टी के बाद ईयर्स, टीई यानी कि ई आएगा। सेकंड अनुसूची के अंदर संविधान के अलग अलग जो पद अधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी सैलरी यानी कि उनका वेतन क्या होगा, ठीक है, उनका अलाउंस, अलाउंस यानी कि पत्ता, ठीक है, इन चीजों के बारे में बताया गया। उनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन कितनी होगी, ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है, ठीक है। जितने भी हमारे संवैधानिक पद अधिकारी हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, उनको अलाउंस कितना मिलेगा, उनकी पेंशन कितनी होगी, ये सेकंड शेड्यूल के अंदर बताया गया है, ठीक है। ओके है। थर्ड आ गया टीईए, ए यानी कि एफर्मेशन और ओथ। एफर्मेशन का मतलब होता है यकीनी दिलवाना, ओथ का मतलब होता है सौ चक्कनी, शपथ ग्रहण। तो थर्ड अनुसूची के अंदर इसमें जो हमारे विभिन्न विभिन्न पद अधिकारी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें हैं, अगेन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उनकी शपथ ग्रहण का प्रोसीजर है। यानी कि भाई राष्ट्रपति को शपथ कौन चकवाएगा, सो कौन चकवाऊगा। एग्जाम्पल के तौर पर देश का जिहड़ा प्रेजिडेंट हुंदा है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का सब तो वड्डा जज, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट को सो चकवाता है, ठीक है। और भी इसके पॉइंट होते हैं, वो आगे देखेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताएं। तो तीसरे के अंदर हम लोग को यह पढ़ना है कि हमारे जो संविधान के विभिन्न विभिन्न पद अधिकारी हैं उनमें से किसको कौन शपथ ग्रहण करवाता है। जैसे सीएम को कौन शपथ ग्रहण करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन शपथ ग्रहण करवाएगा, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग बातें। नेक्स्ट फोर्थ शेड्यूल के अंदर, फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या बताया गया, जरा बात ध्यान से समझिए। हमारे यहां पर पार्लियामेंट में एक राज्यसभा होती है, आई होप आपको पता होगा। राज्यसभा में 238 मेंबर जो है इलेक्टेड होते हैं, चुने हुए होते हैं। टोटल राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं, चुने हुए 238 होते हैं। 12 राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट यानी कि नामजद होंगे ने, तो टोटल कितने हो गए 250। हुण जिहड़े 238 मेंबर तुसीं देख रहे हो, अब मान के चलो पूरा भारत है,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, हरियाणा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। हर एक स्टेट तो राज्य सभा के सदस्य आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब दे विच राज्य सभा दियां 7 सीटां ने, राज्य सभा के 7 मैंबर आते हैं। सब तो ज्यादा राज्य सभा के मैंबर आते हैं यूपी चो 31। क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश चो राज्य सभा के कितने मैंबर आते हैं? लगभग मान के चलो 11। क्लियर होगी बात। तो किस स्टेट में से कितने राज्यसभा के मेंबर आएंगे, इसका जो पूरा उल्लेख है वो 4th शेड्यूल के अंदर है। आर मतलब राज्यसभा। क्लियर होगी। तो 4th शेड्यूल के अंदर किस स्टेट में से कितने राज्यसभा के मेंबर आएंगे उनके बारे में बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वां, TEARS। एस का मतलब क्या है? इसमें एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होता है। टॉपिक से हटके एक बात समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 244 में एक बात कही गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 244 में एक बात कही गई है कि अगर किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी ट्राइबल एरिया पाया जाता है, किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी आदिवासी प्रभावित एरिया पाया जाता है, उस आदिवासी प्रभावित ट्राइबल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो ये पूरा मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश में इतने एरिया में ट्राइबल्स रहते हैं जिसको हम ट्राइबल एरिया कहेंगे, आदिवासी प्रभावित एरिया। तो इस एरिया का प्रबंध जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। ये आर्टिकल 244 कहता है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ठीक है, ओके हो गया। जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपके पास हो गया गोंद, ठीक है, जैसे कि आपके पास हो गया भील। ये कुछ ट्राइब्स है जो मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो जिस जगह पर ट्राइब्स रहते होंगे, आदिवासी एरिया रहते होंगे, उन एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। ये आर्टिकल 244 कहता है। तो 5th शेड्यूल के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी स्टेट के अंदर कौन कौन सा हिस्सा शेड्यूल्ड एरिया है या शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, उसका पूरा जिक्र किया है कि भारत के किस राज्य में कितना एरिया और कौन सा एरिया जो है आदिवासी प्रभावित एरिया है। इसकी सारी रचना हमें 5th शेड्यूल के अंदर मिलती है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताया था आपको, ठीक है, TEARS पहले 5 हो गए टीयर्स। अब क्या आएगा? ओफ। ओ आ गया, यानी कि ये रहा आपका ओ, यानी कि छठा 6th शेड्यूल, 6वीं अनुसूची। ओ से याद रखना है हमने अदर शेड्यूल्ड एरियाज। ओ से क्या याद रखेंगे? अदर शेड्यूल्ड एरियाज। अब अदर शेड्यूल्ड एरियाज का मतलब इसके अंदर हम लोगों ने 6 ऐसे राज्य हैं, जैसे कि असम, जैसे कि मेघालय, जैसे कि त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 स्टेट्स के अंदर पाए जाने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया के बारे में जिक्र किया गया। ये कुछ अलग नहीं है, जो हमारा पीछे वाला 5वां था ना, बिल्कुल उसी की तरीके से है। बस इसके अंदर हमने 4 और नए राज्य ऐड कर दिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, कि इन एरिया में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है उनका काम सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। 5वें में हर एक स्टेट का छोटा छोटा हिस्सा था, इसमें पूरी स्टेट के बारे में बताया गया। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? नेक्स्ट 7वां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। टीयर्स ओ के बाद आ गया एफ। एफ का मतलब होता है फेडरल स्ट्रक्चर। अगर आपने पहली 2 वीडियो ध्यान से देखी हैं, उसमें मैंने बताया कि फेडरल का मतलब होता है ऐसी एक जगह जहां पर केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स की डिवीजन हो, ठीक है। जहां पर केंद्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, उसको फेडरल कहते हैं, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझिए। 7th शेड्यूल के तहत 7वीं अनुसूची के तहत संविधान दे विच 3 लिस्टां आंदियां ने, 3 सूचियां आंदियां ने। पहली नूं बोलदे ने लिस्ट 1, यानी कि प्रथम सूची, जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग संघ सूची। संघ सूची, ये क्वेश्चन आता है कि जो 3 सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये किस में आती हैं? दूसरी को बोलते हैं लिस्ट सेकंड, या फिर जिसको बोल देते हैं स्टेट लिस्ट, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं राज्य सूची। राज्य सूची, क्लियर? हिंदी में बोलते हैं राज्य सूची।
तीसरा आ गया लिस्ट 3, इंग्लिश में बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, या फिर हिंदी में सरल भाषा में बोलते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। क्लियर हो गया? ये 3 लिस्ट का जिक्र 7वें शेड्यूल के अंदर है। अब देखो जी, हमारे इंडिया में बहुत सारी पावर्स हैं, पावर्स बोल लो, कानून बोल लो, शक्तियां बोल लो। इसमें से कुछ पावर्स को यूनियन यानी कि केंद्र गवर्नमेंट को दिया गया है, कुछ पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार को दिया गया है, और कुछ पावर दोनों मिलके आपस में मिलके चलाती हैं। जो जो शक्तियां या आइटम्स बोल लो या सब्जेक्ट बोल लो या कानून बोल लो सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, उसे लिस्ट 1 यानी कि यूनियन लिस्ट में रखा जाएगा। जो जो शक्तियां सिर्फ राज्य सरकार के पास हैं, जिसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, वो स्टेट लिस्ट में लिखी जाएंगी। और जिन जिन शक्तियों में दोनों मिलके काम करेंगे उसे कंकरेंट लिस्ट में रखेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर पहले यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है। यूनियन लिस्ट में जैसे कि डिफेंस, रक्षा। आपने कभी देखा है कि पंजाब की आर्मी हो, आर्मी सिर्फ इंडिया की होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, ठीक है। जैसे वॉर, कोई युद्ध हो जाए, जैसे कि स्टॉक मार्केट, जैसे कि आप बैंकिंग ले लो, जैसे कि रेलवे। आपने कभी देखा है कि पंजाब की रेलगाड़ी चलती है, रेलवे। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? यूनियन लिस्ट में। एग्जाम्पल दूं अगर मैं आपको स्टेट लिस्ट की, सर स्टेट लिस्ट में क्या आता है? जैसे कि पुलिस, हर एक स्टेट की अपनी पुलिस होती है, जैसे कि जेल, जैसे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, क्लियर होगी बात। जैसे कि पंचायती राज, पंचायत, ये सिर्फ जो है स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। अब आ गया जी कंकरेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं जिनमें दोनों मिलती हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि एजुकेशन जो है किस लिस्ट का हिस्सा है। सुपर इंपॉर्टेंट, एजुकेशन जो है 3rd लिस्ट यानी कि कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, जिसे समवर्ती सूची बोलते हैं। एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये मैंने क्वेश्चन डाला है पेपर में, फॉरेस्ट हो गया, ये जो है कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। या फिर ये कह लो पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, ये कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। क्लियर होगी बात? आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब संविधान एक बात और कहता है, हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और क्या, कॉन्करेंट लिस्ट। मान लिया जाए इन तीनों लिस्ट के बाहर कोई ऐसी चीज आ गई, कोई ऐसी आइटम आ गई जिनका जिक्र इन 3 लिस्ट के अंदर नहीं मिलता, ना ही यूनियन लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में। उस लिस्ट को बोलते हैं रेजिड्यूल लिस्ट या रेजिड्यूल पावर, बची हुई शक्तियां। तो संविधान कहता है कि अगर कोई ऐसी आइटम, पावर या कानून है जिसका जिक्र ऊपर वाली 3 में नहीं मिलता, उसे रेजिड्यूल पावर कहेंगे। और इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूनियन यानी कि केंद्र सरकार को होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरनेट, एग्जाम्पल के तौर पर ई कॉमर्स, आप लोग मंगवाते हो ना ऑनलाइन सामान, ई कॉमर्स, ये जो है रेजिड्यूल पावर के अंदर होगा। और रेजिड्यूल पावर सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है? यूनियन पावर के अंदर, यूनियन लिस्ट के, उसके केंद्र सरकार के अंदर आती है। क्लियर होगी बात? ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा डिटेल में। अब कुछ और बातें मैं आपको बताने लगा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया यूनियन लिस्ट के अंदर शक्तियां होंगी केंद्र की, स्टेट में राज्य की, और कंकरेंट में दोनों। अब जितनी शक्तियां यूनियन लिस्ट के अंदर होंगी उसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, कि भाई यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, कितनी शक्तियां हैं। ठीक है, जब संविधान बना था ओरिजिनल, ठीक है, तो ओरिजिनल संविधान के अंदर यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट थे, जो अब बढ़कर एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट हो चुके हैं। यानी कि संविधान बनने के समय केंद्र सरकार को 97 शक्तियां दी गई थी, अब वो बढ़ाकर 100 हो गई हैं। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट के बारे में। जब संविधान बना था तब स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट यानी कि शक्तियां थी। ठीक है, अब जो घटकर एट प्रेजेंट 61 सब्जेक्ट हो गए, यानी कि 5 शक्तियां जो है स्टेट से ले ली गई हैं। अब आते हैं कंकरेंट के बारे में। जब संविधान बना था तब ओरिजिनली 57 ऐसे सब्जेक्ट थे, शक्तियां थी, जो कंकरेंट लिस्ट में बताई गई थी, जो अब बढ़कर 52 हो गई हैं। एट प्रेजेंट कितने सब्जेक्ट हो गए कंकरेंट लिस्ट में? 52। यहां से जो 5 सब्जेक्ट निकाले थे उन्हें कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया गया था। आई होप आपको ये बात पूरी क्लियर होगी। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एक एक चीज दिमाग में छप जाए। अब
हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये सारी बातें जो हैं ठीक से समझ में आ गई होंगी। ईयर्स ऑफ, अब आ गया ओल्ड। ओल्ड में ओ क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 8वां शेड्यूल ये रिप्रेजेंट करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, अधिकृत भाषाओं के बारे में। ठीक है, कि हमारी कौन कौन सी भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज है। याद रखिए जब संविधान बना था तब 24 लैंग्वेज को, 24 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, लेकिन एट प्रेजेंट 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। एक, हमारी कितनी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, 22। ठीक है जी, ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जानकारी किन्नवीं अनुसूची दे विच मिलती है, 8वीं अनुसूची दे विच मिलती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब 14 से जो 22 तक आई उसमें कौन कौन सी ऐड हुई, उसमें जैसे बोडो ऐड हुई, उसमें डोगरी ऐड हुई। ठीक है, ये आगे देखेंगे हम लोग। बोडो ऐड हुई, डोगरी ऐड हुई, मैथिली ऐड हुई, ठीक है, सैंथली ऐड हुई। इस तरीके के बहुत सारी भाषाएं ऐड होती गई। जो 14 ओरिजिनल भाषाएं थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी जब संविधान बना था, एट प्रेजेंट कितनी है, 22 है। याद रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक चीज और देखिएगा, हमारे यहां पर एक है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए जिस भाषा का यूज करती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने यहां पर जिस भाषा का अपने दस्तावेजों में इस्तेमाल करती है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जूझती हैं। ना हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है पूरी तरीके से, ना इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है पूरी तरीके से। मतलब ये चल रहा है, मिक्स काम चल रहा है सेंट्रल भाषा का। अब दूसरी है हमारे पास स्टेट। स्टेट जिस भाषा का इस्तेमाल करती है अपने दस्तावेज के लिए उसे बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, रीजनल, क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा एट प्रेजेंट इंडिया में 22 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है एक्चुअल में ये रीजनल लैंग्वेज बताई गई है कि भारत में कितनी भाषाओं को रीजनल यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है, वो है 22। सेंटर जिस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करती है वो है हिंदी और इंग्लिश, दोनों से जूझता है भारत इस समय। ठीक है, एक एक्ट था जिसका नाम था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1971। इस एक्ट में कहा गया था कि जब तक पूरा क्लियर नहीं होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब संविधान बना था तो कितने शेड्यूल थे, 8। एट प्रेजेंट कितने शेड्यूल हैं, 12। 8 तो ओरिजिनल थे, 9वां बाद में आया, 10वां बाद में आया, 11वां बाद में आया, 12वां बाद में आया। तो जब ये 9वां, 10वां, 11वां, 12वां बाद में आए होंगे तो यहां पर कोई ना कोई क्या लगी होगी, अमेंडमेंट लगी होगी, बदलाव लगा होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अमेंडमेंट क्या होती है, ओरिजिनल संविधान में जब कोई बदलाव किया जाता है उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9th शेड्यूल यानी कि 9वीं अनुसूची बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वीं जी अनुसूची है एक गल कर दी है लैंड रिफॉर्म के बारे में, लैंड एक्वाजिशन के बारे में, या फिर हिंदी में बोलो भूमि अधिग्रहण के बारे में। भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण क्या होता है? पहले क्या होता था कि मान लो आपके गांव में कोई सरकारी प्रोजेक्ट लगना है, सड़कें निकलनी है, लोग अड़ जाते थे कि जी हम नहीं अपनी जमीन देते, सरकारी प्रोजेक्ट रुल गया, डेवलपमेंट रुल गई। तो फिर उसके बाद बदलाव किया गया जिसमें यह कहा गया कि अगर किसी गांव, भारत के किसी गांव, शहर, गली कुचे में से सरकार को जमीन चाहिए तो आपको जमीन देनी पड़ेगी, हंसके रोके गाके दो, जैसे मर्जी पर दो, पर आपको जमीन देनी पड़ेगी। यह है 9th शेड्यूल। अब 9th शेड्यूल क्यों जरूरी है? भारतीय संविधान का जो पहला बदलाव था, फर्स्ट अमेंडमेंट था, फर्स्ट संशोधन था, वो 1951 में हुआ था। और जो 9वीं अनुसूची है, 9th अनुसूची है, वो भारतीय संविधान के फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट बदलाव के तहत 1951 में ऐड करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान का पहला बदलाव कौन सा था? फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई? 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची ऐड करी गई, जिसके तहत कहा गया कि आपकी भूमि अधिग्रहण होगी। इसमें 2 चीजें याद रखनी है। ठीक है,
ठीक है। 2014 में एक एक्ट आया था जिसमें यह कहा गया था कि अगर आपकी जमीन अर्बन एरिया में है, शहर में, या आपकी जमीन कहां पर होगी, रूरल एरिया में, गांव में, अगर आपकी जमीन अर्बन एरिया में है तो आपको लगभग 2 गुना पैसे मिलेंगे अपनी जमीन देने पर देनी पड़ेगी। अगर आपकी जमीन रूरल एरिया में है तो जो मार्केट रेट है उससे 4 गुना पैसे आपको सरकार देगी, लेकिन जमीन आपको देनी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट 10th शेड्यूल, यहां पर भी अमेंडमेंट होगी। 10वां जो शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून, यानी कि दल बदल कानून। पहले क्या होता था कि हमारे जो एमपी थे लोकसभा राज्यसभा के, ठीक है, कभी वोट डालने आते थे, कभी नहीं डालने आते थे, कभी बीजेपी में जब जी किया, कभी कांग्रेस में। तो इससे बड़ा जो है पार्लियामेंट के काम को धक्का पहुंचता था। तो एक प्रॉपर रूल बनाया गया कि अगर आपको एक दल से दूसरे दल में जाना है तो क्या नियम पालने पड़ेंगे। दैट इज नोन एज दल बदल कानून। 52nd अमेंडमेंट 1985 के तहत 10वां शेड्यूल ऐड किया गया। 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून के बारे में बताया गया है, जिसमें 52nd अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया। 11th सुपर डुपर इंपॉर्टेंट 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को ऐड किया गया। और ये कौन सी अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ? 73rd अमेंडमेंट 1992-1993 के तहत। डायरेक्ट क्वेश्चन, पंचायती राज ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? 11ਵੀਂ ਚ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ? 73rd अमेंडमेंट। ਕਿਹੜੀ ईयर ਚ? 1992। ठीक है जी। ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, एम का मतलब आएगा नेक्स्ट म्यूनिसिपैलिटीज। आपने हिंदी में सुना होगा नगर निगम, नगर पालिका। 12वीं अनुसूची में, ठीक है, 74th अमेंडमेंट के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची ऐड करी गई जिसमें नगर निगम का जिक्र मिलता है। और अमेंडमेंट नंबर याद रखना 74th। पहली 8 ओरिजिनल थी। 9वीं अनुसूची पहली अमेंडमेंट के तहत, 10वीं अनुसूची 52nd बदलाव के तहत, 11वीं अनुसूची 73rd अमेंडमेंट के तहत और 12वीं अनुसूची 74th अमेंडमेंट के तहत संविधान के अंदर ऐड करी गई। ये चारों अमेंडमेंट जरूरी हैं, याद रखें। अब ये जरूरी नहीं है कि सर अगर 9वीं शेड्यूल पहले अमेंडमेंट के तहत है तो 10वीं दूसरे के तहत आएगी, ये जरूरी नहीं है। दूसरी अमेंडमेंट हो सकता है संविधान के किसी और हिस्से में बदलाव के लिए हो, तीसरी किसी और के लिए हो। ठीक है जी। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे द पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करिए, कमेंट करिए, पर शेयर मत करिए, ये सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए। थैंक यू सो मच।